ओके, देखो अपन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा है कि इस लेक्चर को करने से पहले एक रिक्वेस्ट थी मेरी, वो ये थी कि मैंने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने माइक्रो स्ट्रक्चर्स बता रखे कि इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से क्या क्या माइक्रो स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रखी है। तो प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा हो तो जाके देख लेना, ठीक है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी तो मैं ट्राई करूंगा कि इसी लेक्चर में सब कुछ समझा दूं, पुराना भी सब रिलेट कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हीट ट्रीटमेंट, जो फर्स्ट हीट ट्रीटमेंट है वो है एनीलिंग। अब ऐसा है, अभी अपन जो एनीलिंग पढ़ रहे हैं वो इन जनरल सारे कोई भी जनरल मटेरियल के लिए, ठीक है। मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं कि अभी अपन स्टील की बात कर रहे हैं या फेरस एलॉय की ही बात कर रहे हैं, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, नॉन फेरस कंपोनेंट भी हो सकता है। इसमें जो स्टेप्स रहेगी वो बेसिक स्टेप्स वही सेम रहने वाली है जो हमने हीट ट्रीटमेंट में बात की थी कि कोई भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आप हीटिंग करते हो, फिर जिस टेम्परेचर पे हीटिंग की है उस टेम्परेचर को थोड़ा होल्ड करके रखते हो, मेंटेन करके रखते हो, जिसको होल्डिंग या सोकिंग बोलते हैं। उसके बाद में अपन क्या कर देते हैं, कूलिंग करते हैं, ठीक। जब केस एनीलिंग का होगा तो एकदम स्लो कूलिंग की जाएगी, ठीक है। एनीलिंग किस लिए की जाती है, क्या रीज़न है, तो ऐसा है कि मटेरियल को मान लो आपने अगर उस पर कोल्ड वर्किंग परफॉर्म की है, ठीक। कोल्ड वर्किंग क्या चीज़ है, जैसे मान लो कोई भी मटेरियल था, उस कोई भी कंपोनेंट था, उस पर तुमने रोलिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया है या फोर्जिंग किया है या एक्सट्रूजन किया है, ये सब जो है ये कोल्ड वर्किंग मेथड्स थी। तो कोई कोल्ड वर्किंग आपने अप्लाई की है तो उससे क्या होगा कि उसमें स्ट्रेंथ हार्डनिंग हो जाएगी, मटेरियल की स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ चुकी होगी, उसकी डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी होगी। अब आप क्या चाहते हो कि भैया ये जो मटेरियल की कोल्ड वर्किंग कर देने से जो प्रॉपर्टीज चेंज हुई थी, आप चाहते हो कि वो जो प्रॉपर्टीज थी, जैसे डक्टिलिटी थी, सॉफ्टनेस थी, उसको वापस रीस्टोर करना चाहते हो, तो अपन एनीलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो एनीलिंग किस लिए परफॉर्म की जाती है ये क्लियर है, डन फॉर रीस्टोरेशन ऑफ कोल्ड वर्क अलॉय टू इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसका मतलब मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि एनीलिंग जब भी मेरे से पूछा कि भैया एनीलिंग किस लिए की जाएगी, तो मैं बोलूंगा कि मेरे को सॉफ्टनेस या डक्टिलिटी इंप्रूव करना है या टफनेस इंप्रूव करना है तो मैं एनीलिंग परफॉर्म करूंगा। और अगर सॉफ्टनेस और डक्टिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो ये बात ध्यान रखना, जब भी सॉफ्टनेस डक्टिलिटी इंक्रीज होगी इन जनरल उसमें हार्डनेस और स्ट्रेंथ कम होने वाली है, ठीक। तो इसका मतलब है कि किसी मटेरियल पे अगर एनीलिंग मेथड अपन ने परफॉर्म किए तो उसकी सॉफ्टनेस डक्टिलिटी इंप्रूव हो जाएगी और हार्डनेस और स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रेस रिलीव करने के लिए भी एनीलिंग मेथड परफॉर्म की जाती है। मटेरियल में क्या होता है कि इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हो जाते हैं, ठीक। ये इंटरनल स्ट्रेस वही सेम रीजन रहेगा जो भी आपने कोल्ड वर्किंग परफॉर्म किए, तो कोल्ड वर्किंग से मटेरियल में कुछ इंटरनल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। और ये स्ट्रेसेस अगर मान लो आपने रिमूव नहीं किए तो क्या होगा कि एक टाइम बाद मटेरियल में ये स्ट्रेस जो है ये क्रेक की फॉर्मेशन कर देंगे, इनकी वजह से क्रेक डेवलप होने लग जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या चाहते हैं कि इस इंटरनल स्ट्रेस को भी हटाना चाहते हैं, ठीक। तो भी अपन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एनीलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब इसमें भी अगर मान लो मैं और थोड़ा डिटेल में बताऊं तो जो एनीलिंग सॉफ्टनेस डक्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए यूज की जाती है उसका नाम है भैया प्रोसेस एनीलिंग, ठीक है। प्रोसेस एनीलिंग, प्रोसेस एनीलिंग किस लिए करोगे कि मटेरियल की डक्टिलिटी डक्टिलिटी और सॉफ्टनेस इंक्रीज करना है या टफनेस आपको इंक्रीज करना है, ठीक। तो आप उसकी प्रोसेस एनीलिंग करोगे। मेथड का नाम क्या है, प्रोसेस एनीलिंग। पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वही लिखा है, इट नेगेट द इफेक्ट ऑफ कोल्ड वर्क। नेगेट मतलब जो कोल्ड वर्किंग से इफेक्ट आया है उसको वापस रिवर्स कर देगा, हटाएगा, गायब करेगा। कैसे गायब कर रहा होगा, तो ऐसा है कि इसमें रिकवरी और रिक्रिस्टलाइजेशन को होने दिया जाता है प्रोसेस एनीलिंग के टाइम में, ठीक। रिकवरी और रिक्रिस्टलाइजेशन, इसके लिए भी मैंने एक लेक्चर पूरा लिया था, डिटेल में मैंने पूरा समझाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हो। जो रिक्रिस्टलाइजेशन है वो क्या है, नए क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। और वो जो नए क्रिस्टल बनते हैं, फ्री इक्वी एक्स्ड ग्रेन्स जो बनते हैं, स्ट्रेस फ्री ग्रेन्स होते हैं और इक्वी एक्स्ड ग्रेन्स होते हैं, ठीक। तो उनमें क्या होता है कि उसमें स्ट्रेस जो थे, इंटरनल स्ट्रेस भी रिमूव हो जाते हैं, ठीक।
और उसके साथ साथ ये होता है कि वो जो ग्रेन्स होते हैं उनमें डक्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है, डक्टिलिटी सॉफ्टनेस बढ़ जाती है, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि प्रोसेस एनीलिंग में एक बात ध्यान रखना कि रिकवरी और रिक्रिस्टलाइजेशन को होने दिया जाता है, और क्योंकि रिक्रिस्टलाइजेशन हमेशा तब होगा जब आपने जो टेम्परेचर मेंटेन करके रखा है वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर हो, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रोसेस एनीलिंग में जो भी हीटिंग होगी दैट हीटिंग विल बी डन एट अ टेम्परेचर ग्रेटर देन रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक। अगर मान लो मेटल है तो मेटल के केस में मैंने बताया था कि जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है वो 0.3 to 0.5 टाइम्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट मटेरियल होता है, जबकि एलॉय अगर है तो एलॉय के केस में 0.7 टाइम्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, ठीक। तो इतने टेम्परेचर तक तुम हीटिंग करोगे, उस टेम्परेचर को होल्ड करके रखोगे और फिर उसके बाद में कूलिंग करोगे, ठीक। प्रोसेस एनीलिंग क्लियर है क्या? ठीक है। अगर मान लो सिर्फ तुमको इंटरनल स्ट्रेस रिमूव करना है, अगर तुम मान लो डक्टिलिटी वगैरह को ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं चाहते हो कि डक्टिलिटी में इंप्रूवमेंट हो, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे को सिर्फ इंटरनल स्ट्रेसेस जो मटेरियल में आए थे, डिस्टॉर्शन जो मटेरियल में आया था वो रिमूव करना है, इंटरनल स्ट्रेसेस रिमूव करना है, तो उसके लिए जो स्पेसिफिक एनीलिंग प्रोसेस है उसका नाम है स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग, ठीक है। क्या नाम है? स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग, ठीक है। स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग में जो है क्या किया जाएगा, तो ऐसा है, पढ़ लेते क्या लिखा है। डिस्टॉर्शन में रिजल्ट इफ इंटरनल स्ट्रेसेस इन द मटेरियल आर नॉट रिमूव्ड, हेंस स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग इज डन। मैंने ऑलरेडी तुमको बता दिया, मटेरियल में अगर जो इंटरनल स्ट्रेसेस है वो तुमने रिमूव नहीं किए तो मटेरियल में डिस्टॉर्शन आ सकता है, तो उनको रिमूव करना जरूरी है। वो तुम करोगे किससे? स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग से। इसमें क्या होता है, इसमें रिकवरी को होने दिया जाता है, ठीक। इसमें अपन रिक्रिस्टलाइजेशन तक जाते ही नहीं, हमको रिक्रिस्टलाइजेशन करना ही नहीं है, ठीक। रिक्रिस्टलाइजेशन कर देने से डक्टिलिटी और सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो जो स्ट्रेस रिलीविंग है इस वाली मेथड में सिर्फ अपन रिकवरी होने देते हैं, ठीक। तो रिकवरी होने के लिए आप ये बोल सकते हो कि जो टेम्परेचर है वो उतना ज़्यादा नहीं चाहिए जितना रिक्रिस्टलाइजेशन के लिए चाहिए, ठीक है। ये थी भैया स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग। तो ये दो टाइप्स थे, ठीक है, एनीलिंग मेथड्स के। उसके बाद में अभी अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं कि अभी मैंने बोला था कि इन जनरल जो नॉन फेरस एलॉय थे उनके लिए अभी एनीलिंग पड़ी। जब बात फेरस एलॉय की आती है तो फेरस एलॉय के केस में इस एनीलिंग मेथड के कुछ और नाम आ जाते हैं, उन नाम को अपन देख लेते हैं, और जो आयरन कार्बन फेज डायग्राम है वहाँ पे अपन डिनोट भी कर लेंगे कि कौन सा पोर्शन एनीलिंग को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा है, फेरस एलॉय के केस में जो एनीलिंग है उसके जो टाइप्स हैं, एक होता है फुल एनीलिंग और एक होता है स्फेरोडाइजिंग, ठीक है। देखो फुल एनीलिंग से क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, कोर्स परलाइट मिल रहा है। जैसे ही मैंने बोला कोर्स परलाइट, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो आपको दिमाग में सीधा जल्दी से एकदम पता पड़ जाएगा कि भाई फुल एनीलिंग किस लिए की जाएगी। कोर्स परलाइट, कोर्स स्ट्रक्चर अगर डेवलप हो रहा है तो उसमें ओवरऑल ग्रेन बाउंड्री एरिया कम होगा, ग्रेन बाउंड्री एरिया अगर कम होगा तो डिसलोकेशन के पाथ में ऑब्स्टिकल कम है, डिसलोकेशन के पाथ में अगर ऑब्स्टिकल कम है तो मैं बोल सकता हूँ डिसलोकेशन मटेरियल में इजीली ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब मटेरियल डक्टाइल बन चुका है, बहुत तगड़ा वाला। फुल एनीलिंग से क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, बोला कोर्स परलाइट मिल रहा है, ठीक। कोर्स परलाइट मिला मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल अपने को मिल गया, ठीक। अगर स्फेरोडाइजिंग की बात करें तो स्फेरोडाइजिंग से अपने को वो खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं क्या प्रोडक्ट देने वाला हूँ, स्फेरोडाइजिंग क्या प्रोडक्ट देने वाला हूँ, बोल रहा है स्फेरोडाइट देने वाला है, ठीक। स्फेरोडाइजिंग मेथड का नाम है और स्फेरोडाइट प्रोडक्ट का नाम है, ठीक। स्फेरोडाइट का जो माइक्रो स्ट्रक्चर है वो भी मैंने ये जो पिछला वाला लेक्चर था उसमें बताया था। स्फेरोडाइट जो है क्या होता है कि ऐसे समझो, सिंपल मैं बता रहा हूँ एकदम ऐसा, ये जैसे मान लो एक ग्रेन्स थे, उसमें स्फीयर के फॉर्म में सीमेंटाइट पार्टिकल आ गए, ठीक। ये पूरा अल्फा है और ये जो बीच का पोर्शन है ये क्या है, सीमेंटाइट पार्टिकल्स हैं जो कि स्फीयर के फॉर्म में, वो खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हम भैया स्फीयर के फॉर्म में, और अगर वो स्फीयर के फॉर्म में है तो उनका सरफेस एरिया मिनिमम होगा। सरफेस एरिया अगर मिनिमम होगा तो यहाँ पे भी वही बात आ जाएगी कि भैया
अल्फा फेस और सीमेंटाइड फेस जो है, मतलब फेस बाउंड्री जो है वो भी सेम बात आएगी कि डिसलोकेशन के पाथ में ऑब्स्टेकल होती है। और अगर फेस बाउंड्री एरिया यहाँ पे कम है क्योंकि स्फीयर शेप बना हुआ है, तो इसका मतलब है वापस से डिसलोकेशन इजीली ट्रेवल कर जाएगी, मटेरियल हो गया सॉफ्ट एंड डक्टाइल। ये वाला जो मटेरियल है ये फुल एनिलिंग के मटेरियल से, मतलब कोर्स परलाइट से भी ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है। कोर्स परलाइट जो था, कोर्स परलाइट का माइक्रो स्ट्रक्चर मैंने तुमको बताया था, कोर्स परलाइट के माइक्रो स्ट्रक्चर में अल्टरनेट लेयर्स होती है। अरे परलाइट क्या होता है? अल्टरनेट लेयर्स ऑफ सीमेंटाइड एंड फेराइट होता है क्या? तो यहाँ पे ये जो सीमेंटाइड है ना, ये लेयर्स के फॉर्म में, ठीक है, ये मान लो ये Fe3C हो गया और ये हो गया अल्फा, ठीक, लेयर्स के फॉर्म में। जबकि स्फेरोडाइट में तुमने देखा था कि ये सीमेंटाइड जो है ये क्या बन गया है? स्फीयर के फॉर्म में बन गया है। तो स्फीयर का सरफेस एरिया और ज़्यादा मिनिमम हो जाएगा, और ज़्यादा मिनिमम हो जाएगा, मतलब उसकी वो और कम ऑब्स्टिकल प्रोड्यूस करेगा डिसलोकेशन के पाथ में, और कम फेज बाउंड्री एरिया होगा। इसका मतलब मटेरियल और ज़्यादा सॉफ्ट हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ स्फेरोडाइजिंग से मैक्सिमम सॉफ्टनेस और मैक्सिमम डक्टिलिटी अपने को मिलने वाली है, ठीक। अब जरा यहाँ पे फोकस करो। इस डायग्राम में अपन रिप्रेजेंट करने वाले हैं इस फुल एनिलिंग को, स्फेरोडाइजिंग को, और एक नॉर्मलाइजिंग को। नॉर्मलाइजिंग क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगा। पहले डायग्राम में जो कुछ टर्म्स लिखी है वो तुमको समझना है। ये क्या डायग्राम है, कौन सा बनाया है? तो आयरन कार्बन डायग्राम में जो वो यूटेक्टोइड वाला पोर्शन था ना, ठीक, वो यूटेक्टोइड वाला पोर्शन बना है। ये जो पॉइंट है ये यूटेक्टोइड पॉइंट है, ठीक, और ये यूटेक्टोइड आइसोथर्म है, 725 डिग्री सेंटीग्रेड की लाइन है, ठीक है। वहाँ पे वो चीज़ बना रखी है, और उसमें यूटेक्टोइड के ऊपर जो है ऑस्टेनॉइड होता है। यहाँ पे अल्फा प्लस गामा था, यहाँ पे अल्फा था, यहाँ पे अल्फा प्लस सीमेंटाइड था, ठीक है। अगर कुछ थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो आयरन कार्बन फेज डायग्राम देखना, उसका वो जो लेफ्ट में जो बॉटम लेफ्ट में जो छोटा सा पोर्शन है वो ड्रॉ कर रखा है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट आता है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, यूसीटी और एलसीटी, ठीक। तीन नाम यहाँ पे मैंने दिए, एक बोला A1, एक बोला A3 और एक बोला ACM, ठीक। ये कन्वेंशनली दे रखा है, ठीक, मैंने नहीं दिए, बाय कन्वेंशन इसे दिए हुए हैं। जो A1 है वो इस लाइन को बोला है, इस टेम्परेचर को बोला है, जो मतलब अपनी यूटेक्टोइड आइसोथर्म था। तो A1 जो है उसको बोलते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल वर्ड मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि यार इस टेम्परेचर पे फेस चेंज हो रहा होगा, ठीक। जैसे यहाँ नीचे नीचे जो था अल्फा प्लस सीमेंटाइट था, जैसे ही तुम A1 के ऊपर अगर यहाँ पे पहुंचे तो अल्फा प्लस गामा आ गया, अगर यहाँ पे पहुंचे तो गामा प्लस Fe3C हो गया, मतलब फेस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसको बोला क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक। A1 जो है वो है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। सिमिलरली A3 और ACM तुम देखोगे तो यहाँ पे भी फेस चेंज हुआ, यहाँ पे नीचे तुमको दिख रहा है अल्फा प्लस गामा है, जबकि ऊपर अल्फा गायब हो गया, सिर्फ गामा है। सिमिलरली यहाँ पे दो फेस थे, ऊपर सिर्फ गामा फेस बचा है। तो ये जो A3 और ACM है वाली जो लाइन है उनको अपन ने बोला क्या, कि वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है, ठीक है। उसके बाद में एक चीज देखो, वो ये है, ये तुमको पता ही है, हाइपर यूटेक्टोइड स्टील और हाइपो यूटेक्टोइड स्टील। 0.8% वाला जो कंपोजिशन है कार्बन का वो यूटेक्टोइड स्टील था। यूटेक्टोइड से ज़्यादा कार्बन अगर मौजूद है तो बोलते हैं हाइपर यूटेक्टोइड स्टील, यूटेक्टोइड से कम है तो हाइपो यूटेक्टोइड स्टील बोलते हैं। ये चीज़ भी क्लियर है। यहाँ पे एक नई चीज़ जो मैंने अभी तक नहीं बताई थी वो आई है लो, मीडियम एंड हाई कार्बन स्टील, ठीक। तो वो चीज़ देखो, जो ये 0.2 से कम परसेंट कार्बन अगर मौजूद हो ना, 0.25 से कम परसेंट कार्बन, तो उसको अपन बोलते हैं लो कार्बन स्टील। और 0.25 से 0.6 के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं मीडियम कार्बन स्टील। 0.6 से ज़्यादा अगर हो गया तो बोल दिया हाई कार्बन स्टील, ठीक है। प्रैक्टिकल पर्पस में अगर बात करें तो प्रैक्टिकली हाई कार्बन स्टील मतलब 1.4% कार्बन तक ही होता है। तुम अगर लिखना चाहो तो सिंपल ये भी लिख लो कि 0.6 से ज़्यादा हो तो हाई कार्बन स्टील, दैट्स इट। ये नई चीज़ थी। अब यहाँ पे ऐसे समझो कि मैं रीजन बना रहा हूँ, किस रीजन में फुल एनिलिंग होगी, किस रीजन में स्फेरोडाइजिंग होगी, किस रीजन में नॉर्मलाइजिंग होगी। देखो जरा,
जो भैया ये वाला रीज़न है जिसको हम मान लो अभी रेड कलर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये जो पूरा रीज़न है ये है फुल एनीलिंग का रीज़न, ठीक है। क्या नाम है इस रीज़न का? फुल एनीलिंग, ठीक है। जो कि अपने को देने वाली है क्या? कोर्स परलाइट। मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर हाइपोयूटेक्टोइड स्टील की बात करें, मतलब इस तरफ, तो मेरे को ये जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है A3, उसके अप्रोक्सीमेटली 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर तक जाना है, उस टेम्परेचर तक हीट करना है, उस टेम्परेचर को होल्ड करके रखना है और फिर नीचे कूल करना है, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो मैं हाइपर यूटेक्टोइड स्टील के केस में बात करूं, तो हाइपर में मेरे को दिख रहा है रीजन ये वाला है, ये वाला रीजन मतलब जो मेरा ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर A1 था, A1 की लाइन जो थी, A1 की लाइन से अप्रोक्सीमेटली 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर तक जाना है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है और फिर नीचे आना है, ठीक है। तो क्या तुमको फुल एनीलिंग का कंसेप्ट क्लियर है? फुल एनीलिंग का जो ये पॉइंट है, ये जो रीजन मैंने बताया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान दो, देखो क्या लिखा है। ये चीज अभी मैं बताऊंगा, लो मीडियम हाई कार्बन स्टील। अभी यहाँ पे ध्यान दो, हाइपोयूटेक्टोइड स्टील को हीट करना है कितना? अप्रोक्सीमेटली 50 डिग्री सेंटीग्रेड अबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। यही तो अपन ने किया था इस तरफ वाला। ये जो रीजन है इसकी बात हो रही है कि हाइपोयूटेक्टोइड स्टील को 50 डिग्री सेंटीग्रेड अबव यूसीटी, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। सिमिलरली हाइपर वाले को बोला 50 डिग्री सेंटीग्रेड अबव एलसीडी, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। ये A1, ये A1 के 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर। ये भैया ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। तुम देखोगे ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना। ये डायग्राम अगर याद रहेगा तो डायग्राम से तुम बता सकते हो, ठीक है, डेवलप कर लोगे। और उसके बाद में क्या है, उतना हीट करने के बाद में भैया उस टेम्परेचर को थोड़ा मेंटेन करोगे और उसके बाद में फर्नेस कूलिंग कर दोगे अप टू रूम टेम्परेचर, जिससे क्या हो जाएगा, कोर्स परलाइट बनेगा तुमको, ठीक, कोर्स परलाइट मिलेगा। और उसमें कुछ प्रो यूटेक्टोइड फेज भी होगा, ठीक है। प्रो यूटेक्टोइड फेज क्या था, ये सब बातें भी अपन ने आयरन कार्बन डायग्राम में कर ली थी। क्यों प्रो यूटेक्टोइड फेज बन रहा होगा? तो ऐसा है कि अगर मान लो यूटेक्टोइड स्टील हुआ, सीधा यूटेक्टोइड स्टील की कूलिंग करते हो, तो तुमको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो 100% परलाइट होता है। लेकिन अगर तुम यूटेक्टोइड से इधर या उधर डेविएट हुए तो हमेशा एक प्रो फेस एग्जिस्टेंस में आएगा ही आएगा, ठीक। इसलिए वहाँ पे मैंने वो पॉइंट लिखा हुआ है कि भैया कोर्स परलाइट मिलेगा विथ सम प्रो यूटेक्टोइड फेस, ठीक है। एक ये पॉइंट था लो मीडियम और हाई कार्बन स्टील, वो ये था कि भैया जो फुल एनीलिंग हो रही है, फुल एनीलिंग जो है वो तुम अगर इस डायग्राम से देखोगे तो डायग्राम से तो तुमको दिख रहा है कि लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील तीनों में ही इसका रीजन आ रहा है, तो तीनों में ही ये परफॉर्म हो सकती है। बट ऐसा है बुक्स में अगर तुम देखोगे तो हाई कार्बन स्टील नहीं लिखा होता है फुल एनीलिंग का जो रीजन है उसका। एक्चुअली ऐसा है कि जो हाई कार्बन स्टील है अभी अपन देखेंगे उसमें एस्फेरोडाइजिंग या जो और दूसरी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो अप्लाई कर दी जाती है, तो इसलिए इन जनरल तुम देखोगे हाई कार्बन स्टील जो है वो लिखा नहीं होता है फुल एनीलिंग के केस में, ठीक है। तो अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किस में परफॉर्म होगी और ऑप्शन में सिर्फ लो और मीडियम कार्बन स्टील है, तो तुम हाई वाले को हटा देना, तुम क्या लिखोगे, लो एंड मीडियम कार्बन स्टील, ठीक है। फुल एनीलिंग इज परफॉर्म ऑन लो एंड मीडियम कार्बन स्टील। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है स्फेरोडाइजिंग। स्फेरोडाइजिंग जो है वो उसका जो रीजन है वो ये आएगा, देखो यहां कहीं आएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है ना, ठीक है, इस रेक्टेंगल को किसी और कलर से बना लेते हैं अपन। किससे बनाए, वाइट से बना ले क्या? नहीं, वाइट इस कलर से बना देते, ब्लू से बना देते, ओके ठीक है, ब्लू ठीक है।
और इसमें थोड़ी सी शेडिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है रेक्टेंगल अपना, वो है स्फेरोडाइजिंग का। स्फेरोडाइजिंग, ठीक है। फुल एनीलिंग जो है वो रेड वाला था, ठीक है ना। कंफ्यूज मत हो जाना यार, इसको रुको यार, इसको मिटा के थोड़ा फुल एनीलिंग को अपन इधर ऊपर कहीं लिख देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसा करके लिख देता हूँ मैं, अब सही है। हाँ, अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो स्फेरोडाइजिंग तुमको दिख रहा है कि एक तो मीडियम कार्बन स्टील का कुछ पोर्शन है और हाई कार्बन स्टील का कुछ पोर्शन है। तो स्फेरोडाइजिंग किन में परफॉर्म होती है, तो मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील में परफॉर्म होती है। ठीक है, स्फेरोडाइजिंग से जो प्रोडक्ट है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, स्फेरोडाइट बनता है, हाईएस्ट डक्टिलिटी वाला प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, तो इसमें डक्टिलिटी और मशीनेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है और हार्डनेस सबसे कम होगी। ठीक है, क्यों ये प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, तो वही यार, हमको बहुत ज़्यादा हाई डक्टिलिटी वाला प्रोडक्ट चाहिए, मशीनेबिलिटी उसकी ज़्यादा चाहिए, तो हम इस मेथड को परफॉर्म करेंगे, स्फेरोडाइजिंग को परफॉर्म करेंगे। कैसे किया जाता है, तो इसमें ऐसा है कि हीटिंग जो है, इसमें तुम देखोगे, इस रीजन को देखो, ये थी अपनी A1 वाली लाइन। ठीक, तो A1 की लाइन के थोड़ा सा ऊपर भी हीट कर सकते हो, थोड़ा सा नीचे भी हीट कर सकते हो। ठीक, उन दोनों ही मेथड से तुमको स्फेरोडाइट बनने वाला है। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि स्फेरोडाइजिंग कैन बी डन बाय, कैसे कर सकते हैं, हीटिंग द मटेरियल जस्ट अबव A1। A1 क्या था, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक, या फिर जस्ट एबव बोल दो या जस्ट बिलो बोल दो। ठीक है, तो थोड़ा सा, जस्ट जरा सा ऊपर जरा सा नीचे, दोनों ही टेम्परेचर पे तुम हीटिंग करोगे, तुमको मिलना क्या है, स्फेरोडाइट ही मिलना है। और उस टेम्परेचर पे हीटिंग करी, हीटिंग करने के बाद में फर्नेस में स्लोली कूलिंग करी। ठीक है, फर्नेस में कूलिंग जब अपन बोल रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि भाई जो तुम हीटिंग कर रहे थे वो फर्नेस के अंदर कर रहे थे, अब तुमने क्या किया, फर्नेस को बंद कर दिया। ठीक, फर्नेस को बंद कर दिया और फर्नेस में ही अपना प्रोडक्ट पड़े रहने दिया। तो फर्नेस में जब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आया, प्रोडक्ट भी अपना रूम टेम्परेचर पे पहुंच गया, तो उसको अपन बोल रहे हैं फर्नेस कूलिंग। ठीक है, और यहाँ बता ही दिया था यार कि एक्चुअली क्या होता है कि जो सीमेंटाइट के पार्टिकल हैं, वो सीमेंटाइट के पार्टिकल क्या होंगे, इकट्ठे होंगे Fe3C कोलेसेंस टू फॉर्म स्फेरॉइड पार्टिकल। सीमेंटाइट के पार्टिकल इकट्ठे होते हैं और वो स्फीयर शेप का पार्टिकल फॉर्म करते हैं, उसी प्रोडक्ट को अपन फाइनली स्फेरोडाइजिंग, स्फेरोडाइट बोल देते हैं। ठीक है, जो माइक्रो स्ट्रक्चर है वो मैं ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अब एक मेथड आती है नॉर्मलाइजिंग। तो पहले नॉर्मलाइजिंग का यहाँ पे अपन रीज़न देख लेते हैं, उसके बाद में मैं नॉर्मलाइजिंग को भी डिस्क्राइब किया हुआ है। तो सबसे पहले नॉर्मलाइजिंग का रीज़न देख लेते हैं कि नॉर्मलाइजिंग कहाँ पे होगी। ठीक है, ओके, इसको भी अपन किसी रंग में रंग देते हैं। रंग में रंग देने से ये होगा कि क्लियरली वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, किस रंग में रंगे, इसमें रंग के देखते हैं। ग्रीन कलर का डिफरेंट दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है डिफरेंट। ओके, तो ये जो ग्रीन कलर वाला पोर्शन है, ठीक है, इस ग्रीन कलर वाले पोर्शन को आप बोलोगे नॉर्मलाइजिंग, कि ये जो रीज़न है पूरा वो नॉर्मलाइजिंग का रीज़न है। ठीक है, ये नेक्स्ट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, मतलब जो फुल एनीलिंग का जो रीज़न था, उस रीज़न से थोड़ा सा और ऊपर हीट करना है अपने को। ठीक है, फुल एनीलिंग में अगर तुमने 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा था, कि जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है उसके 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर थे, तो यहाँ पे 50 से भी थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर रहने वाले हो। ठीक है, ये था नॉर्मलाइजिंग का जो रीज़न है। ठीक है, अब नॉर्मलाइजिंग क्या चीज़ होती है वो समझना है, तो वो जरा इधर ध्यान दो। नॉर्मलाइजिंग से ऐसा है, मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है नॉर्मलाइजिंग से, प्रोडक्ट तुमको मिलेगा फाइन परलाइट। ठीक है, देखो क्या लिखा है,
ऐसा है, जो एनीलिंग थी, एनीलिंग से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट प्रोडक्ट तुमको मिल गया। ठीक, अगर मान लो उतना ज़्यादा सॉफ्ट प्रोडक्ट नहीं तुमको चाहिए, तुम चाहते हो कि यार थोड़ी सी स्ट्रेंथ तो रहे मटेरियल में, क्योंकि अगर सॉफ्टनेस बढ़ रही है तो ये बात ध्यान रखना कि उसकी स्ट्रेंथ भी उसी रिस्पेक्ट से कम हो रही होगी। अब तुम चाहते हो कि भाई थोड़ा सा उसमें स्ट्रेंथ हार्डनेस डेवलप हो, तो फिर तुम क्या कर दो, उसकी नॉर्मलाइजिंग कर दो। नॉर्मलाइजिंग में जो है एयर में कूलिंग की जाती है, वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, टू अवॉइड द एक्सेसिव सॉफ्टनेस फ्रॉम द एनीलिंग ऑफ स्टील, कूलिंग इज डन इन एयर। जो एनीलिंग था वहां पे फर्नेस कूलिंग कर रहे थे, अब क्या कर दिया तुमने, फर्नेस में कूलिंग नहीं की, तुमने प्रोडक्ट को फर्नेस में से निकाला और निकाल के बाहर हवा में रख दिया, एयर में रख दिया। एयर में रखने से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा, मतलब एज कंपेयर टू फर्नेस, फर्नेस के कंपेयर में बात कर रहे हैं, फर्नेस के रिलेटिव में बात कर रहे हैं, तो अब जो हीटिंग रेट है या जो कूलिंग रेट है, नॉट हीटिंग रेट, जो कूलिंग रेट है वो ज़्यादा है। ठीक है, और कूलिंग रेट अगर ज़्यादा है तो कूलिंग रेट ज़्यादा होने से अब तुमको कोर्स स्ट्रक्चर नहीं मिलने वाला, अब तुमको फाइन स्ट्रक्चर मिलने वाला है। जो ग्रेन्स होंगे वो फाइन डेवलप होंगे, और अगर फाइन ग्रेन्स डेवलप होंगे तो ओवरऑल ग्रेन बाउंड्री एरिया ज़्यादा रहने वाला है। ग्रेन बाउंड्री एरिया अगर ज़्यादा रहने वाला है तो स्ट्रेंथ और हार्डनेस ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू कोर्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फुल एनीलिंग के कंपेरिजन में यहाँ पे स्ट्रेंथ और हार्डनेस तुमको ज़्यादा मिलने वाली है। ये पॉइंट तुमको समझ आ गया होगा कि स्टील्स आर हीटेड टू टेम्परेचर अबव A3 एंड ACM। करेक्ट है, यहाँ पे बताया था ना, जो A3 है, A3 और ACM याद है कि नहीं, वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है भाई। ठीक है, अरे ये ली A3 की लाइन, ये येलो कलर की, और ये रही ACM की लाइन। ठीक, तो A3 और ACM मतलब बेसिकली अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर स्टील को हीट किया, नॉर्मलाइजिंग मेथड बनी। ठीक है, ओके, और उतना हीट करने के बाद में उस टेम्परेचर को होल्ड करके रखा ताकि ऑस्टेनॉइड थोड़ा स्टेबल बन जाए, ऑस्टेनॉइड पूरा यूनिफॉर्मली डेवलप हो जाए। उसके बाद में फर्नेस में से बाहर निकाला, एयर में कूलिंग कर दी। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अगर तुम मान लो उसको ऐसा इस डायग्राम पे दिखाना चाहो टेम्परेचर वर्सेस टाइम कर्व पे, तो वो इस फॉर्म में आएगा कि भैया सबसे पहले हीटिंग करी, फिर तुमने होल्ड करके रखा ताकि ऑस्टेनॉइड स्टेबल हो, जिसको ऑस्टेनिटाइजिंग मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्टेनिटाइजिंग। और फिर एयर में कूलिंग कर दी, जिससे तुमको फाइन परलाइट मिला। ठीक, अगर मान लो तुम इस नॉर्मलाइजिंग मेथड को मुझसे बोलो कि यार सर ट्रिपल टी कर्व पे दिखाओ जरा, तो ये ट्रिपल टी कर्व है। ट्रिपल टी कर्व में 725 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो गामा है वो स्टेबल स्टेट में, लेकिन अगर 725 से तुम नीचे आ गए तो यहाँ पे जो गामा है वो अनस्टेबल है, वो ट्रांसफॉर्म होना चाहता है। ठीक है, और वो ट्रांसफॉर्म कब होगा, तब होगा जब तुम ट्रिपल टी कर्व के अंदर ही आओगे। ठीक है, तो भैया ऐसा है कि थोड़ा एयर में कूलिंग करी मतलब फास्ट कूलिंग हुई, मतलब कुछ इस तरीके की कूलिंग हुई, तुमको स्ट्रक्चर मिला फाइन परलाइट, प्रोसेस को नाम दिया तुमने नॉर्मलाइजिंग। इसी स्ट्रक्चर में अगर तुम मेरे से बोलो कि फुल एनीलिंग बता दो या एनीलिंग बता दो, तो अपन ने बता रखा है, ऑलरेडी पढ़ा रखा था कि जब 725 के क्लोज टेम्परेचर पे तुम रहोगे तो यहाँ पे तुमको कोर्स स्ट्रक्चर मिलेगा, प्रोसेस का नाम दिया जाएगा एनीलिंग। ठीक है, उसमें भी स्पेसिफिकली बोलो तो फुल एनीलिंग। ठीक है,